नमस्ते प्यारे बच्चों, वेलकम टू डिस्कशन सेशन। बच्चों, इसमें हम लोग जो आने वाला आपका टर्म 2 का एग्जाम है सीबीएसई का, उसके लिए स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए आपकी फिजिक्स के पेपर में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत सी बातें इसमें हम करने वाले हैं। तो क्या क्या सीक्वेंस रहेगा, फ्लो चार्ट, मैं आपको वीडियो के शुरू में ही बता देता हूं। तो सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस गाइडलाइन सेशन में, जो कि स्पेशली प्लान किया गया है आप ही के लिए। हम सबसे पहले बच्चों डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस। ठीक है, 2021-22 में जो सिलेबस रहने वाला है विद डिलीटेड पोर्शन एज वेल एज वेटेज। तो ये पूरा फिर सैंपल पेपर पैटर्न आपका जो रहा है, जिसके बेसिस पे आपको एग्जाम देना है, तो सैंपल पेपर पैटर्न हम डिस्कस करेंगे। देन ब्लूप्रिंट बच्चों हमने डिजाइन किया आपके लिए ब्लूप्रिंट, हालांकि सीबीएसई इशू नहीं करती ब्लूप्रिंट। वो ब्लूप्रिंट क्या रहेगा उसका एक सैंपल हम यहाँ डिस्कस करेंगे। कैटेगरी वाइज एनालाइज करेंगे हम कि कितने नंबर के आपके डेरिवेशन आएंगे, कितने नंबर के आपके इसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का वेटेज क्या रहेगा। तो कैटेगरी वाइज पूरा एनालिसिस मैं आपको आज यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करके बताने वाला हूं। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, डेरिवेशंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं अलग अलग चैप्टर्स में, और कौन से कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं वो भी हम शेयर करेंगे। और उसके बाद नंबर आएगा स्पेशल अबाउट टर्म 2। टर्म 2 के हिसाब से क्या आपको स्ट्रेटजी रखनी है, बिकॉज नेचर के हिसाब से, नेचर ऑफ एग्जाम के हिसाब से हमें तय करना होता है कि आंसर देने की स्ट्रेटजी क्या हो। तो इस बार मैं आपको क्लियर कर दूं कि थोड़ा सा चेंज है, शिफ्ट है। अभी तक सीबीएसई में जैसे हम लिखते आए आंसर, इस बार वैसे नहीं लिखने हैं। तो वो पूरी बात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। पेपर अटेम्प्ट करने के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, प्लस कॉमन मिसकंसेप्शन जो आपके सीनियर्स ने कुछ मिस्टेक्स की या बन जाती हैं कुछ गलतियां इस तरह की, तो उन गलतियों को कैसे दूर करना है, कैसे उनसे बचना है, तो वो सारी बात हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द सिलेबस। सबसे पहले हम बात करते हैं सीबीएसई टर्म 2 के सब्जेक्टिव पैटर्न वाले एग्जाम के सिलेबस की। तो इस सिलेबस में आप देख रहे हैं यूनिट नंबर 5, 6, 7, 8, 9, ये कुल मिलाकर गिनती की 5 यूनिट आपको तैयार करनी है। अब इसमें जो वेटेज है बच्चों, वो 2-2 यूनिट का कंबाइंड वेटेज है। जैसा आप देख सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, इनको कंबाइन कर दिया तो 17 नंबर के क्वेश्चन उस पोर्शन में से आने वाले हैं। ड्वेल नेचर, एटम्स एंड न्यूक्लियर को कंबाइन कर दिया तो 11 नंबर के क्वेश्चन उस पोर्शन में से आने वाले हैं। और फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करेंगे तो इसमें से नेट आपको 7 नंबर के सवाल मिलने वाले हैं। तो इस तरह से ये वेटेज है यूनिट वाइज। और अगर हम डिटेल्ड सिलेबस में जाकर देखें तो डिटेल्ड सिलेबस में जो आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड पर कॉलम है, वो पूरा डिलीटेड पोर्शन का कॉलम है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपको डिस्प्लेसमेंट करंट को तैयार बिल्कुल भी नहीं करना है। रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन और मिरर वाला, स्फेरिकल मिरर वाला पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों। स्कैटरिंग आपको छोड़ना है, स्कैटरिंग को तैयार नहीं करना है। रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, वो भी आपको तैयार नहीं करना है। क्या क्या तैयार करना है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, और जो तैयार नहीं करना है वो राइट हैंड साइड में है। तो ये डिटेल सिलेबस है बच्चों, चैप्टर वाइज डिटेल सिलेबस। आप यहां देख सकते हैं कि वेव ऑप्टिक्स में पोलराइजेशन वाला पार्ट, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये आपको बिल्कुल भी तैयार करने की जरूरत नहीं है इस 2022 में होने वाले टर्म 2 एग्जाम्स के लिए। तो ये सब आप छोड़ सकते हैं। ब्रूस्टर लॉ, मेलस लॉ, सब छोड़ सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखेंगे तो इन पर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, पर आपको अवेयर रहना है इस साल इस पर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, बिकॉज ये सिलेबस में नहीं है। देन अगर हम ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की बात करते हैं तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, जिसका रिजल्ट खाली आपके सिलेबस में हुआ करता था, वो भी हट गया है। तो अब वो भी तैयार करने की जरूरत नहीं है इस साल के लिए। हालांकि मैं फिर से आपको याद दिला दूं, कंपटीशन के लिए ये सब कुछ आपके सिलेबस में है। जेई मेन जो प्रिपेयर कर रहे हैं, ये सब तैयार करना है। कोई नीट प्रिपेयर कर रहा है बच्चा, उसको ये सब तैयार करना है। सिर्फ बोर्ड एग्जाम, वो भी सीबीएसई के लिए आपको तैयार नहीं करना है। न्यूक्लियर की बात करें तो रेडियो एक्टिविटी, अल्फा, बीटा, गामा पार्टिकल, उनका डिके कैसे होता है, वो सारी डिटेल, हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ, ये सारे कंसेप्ट्स अब आपके सिलेबस में नहीं है। और स्पेशली हम बात करें जो हर साल पूछा जाता था क्वेश्चन,
वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी विद मास नंबर एक ग्राफ होता था बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो ग्राफ आपके सिलेबस में नहीं है। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम बात करें, सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के नाम से चैप्टर का नाम है एनसीईआरटी में, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के नाम से ये है आपके सिलेबस में। तो इसमें से जीनर डायोड आपको तैयार नहीं करना है, यानी कंटिन्यूएशन में अगर हम चलें तो सीधे सीधे जो जीनर डायोड वाला केस है वो अब सिलेबस में नहीं है। हाँ, उसके बाद ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यानी आप रेक्टिफायर तक करेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर, फिर जीनर डायोड स्किप करेंगे, जीनर डायोड स्किप करके अब आ जाएंगे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आपको तीनों में से एक पर सवाल जरूर मिलने वाला है, यानी फोटो डायोड, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड एंड सोलर सेल, और यहीं पर एंड हो जाता है आपका सिलेबस। लॉजिक गेट्स, ट्रांजिस्टर वगैरह कुछ भी आपके सिलेबस में नहीं है। सो ध्यान रखें, मजा आ गया, क्योंकि ये सब कुछ भी मतलब इतना सारा तो डिलीट हो गया। पहले आधा सिलेबस था, 5 यूनिट थी, और 5 में से भी इतना सब कुछ कम हो गया। सो सैंपल पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है? तो सैंपल पेपर में आप देख रहे हैं कि 2 घंटे आपको मिलने वाले हैं, और 35 जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो हैं 35 नंबर का ये आपका पेपर है, और 2 घंटे इसके लिए मिलेंगे। तो कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चों? कुल मिलाकर सिर्फ 12 सवाल हैं। 12 क्वेश्चंस यू हैव टू कंप्लीट इन टाइम ऑफ 2 आवर। तो अकॉर्डिंगली स्पेशल मेथड जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक जुड़ गई वो क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है ये 12 सवाल। पहले सेक्शन में, सेक्शन ए में, ये सब यहां लिखा हुआ है जो मैं आपको बोल के बता रहा हूं। सेक्शन ए में सिर्फ 3 सवाल आपको मिलने वाले हैं, तीनों 2-2 नंबर के हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 2 में और पार्ट जुड़ा रहेगा, मींस चॉइस रहेगी। चॉइस रहेगी तो दोनों में से कोई सा एक आपको करना है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, पहले क्या करें बाद में क्या करें। देन सेक्शन बी की बात करते हैं बच्चों। 8 सवाल हैं और हर सवाल 3 नंबर का है, और इसमें से आपको फिर से 2 क्वेश्चंस में चॉइस मिलने वाली है। फिर आते हैं हम सेक्शन सी पर। तो सेक्शन सी जो है उसमें सिर्फ एक ही सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12, और वो क्वेश्चन नंबर 12 जो है एमसीक्यू बेस्ड है। हालांकि इस बार उसमें कंसेप्चुअल पार्ट भी रहेगा, न्यूमेरिकल भी अटैच रहेगा, पर वो एमसीक्यू है। 5 सवाल हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में, और वो आपको एमसीक्यू पैटर्न पे करने हैं। पर ध्यान रहे उसमें इस बार डिटेल में आंसर लिखने होंगे, यानी आंसर ABCD वो तो चुनना ही है, वो तो बता ही देंगे आप, पर साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी रिक्वायर्ड होगा। तो वो सारा पैटर्न हम डिस्कस करते हैं अभी। तो ये हुआ आपका CBSE सैंपल पेपर का पैटर्न, जिस पर आपका टर्म 2 का एग्जाम होने वाला है। ब्लूप्रिंट की बात करते हैं बच्चों। जो एक सैंपल ब्लूप्रिंट तैयार किया हमने, वो आप देख रहे हैं EMW में से 3 नंबर का एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। रे ऑप्टिक्स में से ये जहां पे स्टार मार्क्ड है, स्टार मार्क्ड है मतलब ये हो गया कि वो ऑप्शन और में आपको चॉइस मिलने वाली है जहां जहां स्टार मार्क्ड है। तो 3 नंबर के 3 सवाल हैं, 2+1, जिसमें एक में चॉइस रहेगी। इधर बात करें अगर हम, 5 नंबर का एक सवाल रे ऑप्टिक्स से दिखाई दे रहा है हमको। तो 5 नंबर का एक सवाल रे ऑप्टिक्स से दिखाई दे रहा है इस टेम्पलेट में, टेम्पलेट कह सकते हैं इसको, ब्लूप्रिंट सैंपल टेम्पलेट। जरूरी नहीं है कि रे ऑप्टिक्स से आए, सैंपल पेपर में रे ऑप्टिक्स से था, हो सकता है इस बार वेव ऑप्टिक्स से आ जाए। सो वेव ऑप्टिक्स से भी आ सकता है, और जिन चैप्टर्स का वेटेज 5 मार्क या उससे ज्यादा है उनमें से कहीं से भी आ सकता है, यानी एटम से भी आ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से भी वो 5 नंबर वाला सवाल आपका बन सकता है। तो अकॉर्डिंगली यहां आप देख सकते हैं ड्वेल नेचर में से कितने नंबर के कितने क्वेश्चन, न्यूक्लियर में से कितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, यानी 2 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा या 3 नंबर वाला आएगा या 5 नंबर वाला आएगा, यहां से आप जज कर सकते हैं। बाकी ये पक्का है कि 17 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे पहली 2 यूनिट से EMW प्लस ऑप्टिक्स, 11 नंबर के क्वेश्चन अगली 3 यूनिट से ड्वेल नेचर, देन एटम्स एंड न्यूक्लियाई अगली 2 यूनिट से 3 चैप्टर से, और 7 नंबर के सवाल आपको मिलेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से। सो ये था ब्लूप्रिंट। अब हम कैटेगरी वाइज एनालिसिस कर लेते हैं कि कितने नंबर के डेरिवेशन मिलने वाले हैं, कितने नंबर के आपको न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं, कितना कंसेप्चुअल कंटेंट रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों कंसेप्चुअल कंटेंट। 12 मार्क्स का यानी 37% अप्रोक्सीमेटली होता है। तो 12 नंबर के सवाल 35 में से आपको मिलेंगे कंसेप्चुअल। डेरिवेशन और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन की अगर बात करें तो वो भी लगभग इतने होंगे 37%। 12 मार्क्स में ये पूछे जाएंगे।
12 नंबर का कंटेंट ये रहेगा। फिर न्यूमेरिकल की बात करें तो लगभग 9 नंबर एक्सपेक्टेड है, यानी 25%। और ग्राफ जरूर आएगा बच्चों, और ग्राफ बनता है आपका 1%। 2 नंबर में एक ग्राफ जरूर आएगा, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं पर एक तो आएगा, ये कब पक्का है। सो ये हुआ कैटेगरी वाइज एनालिसिस। अब जो कैटेगराइजेशन सीबीएसई की तरफ से होता है वो एक्चुअल में इस तरह से होता है, मेमोरी बेस्ड है या कंसेप्चुअल है, डायग्राम बेस्ड है, डेरिवेशन है, इस तरह का जो होता है। तो वो एनालिसिस भी यहां पर हमने कर दिया आपके लिए। तो आप देख सकते हैं ईएमडब्ल्यू में से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेमोरी बेस्ड इन कंसेप्चुअल, 3 पार्ट होंगे, एक ही सवाल होगा 3 नंबर का। रे ऑप्टिक्स में से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं रे डायग्राम प्लस डेरिवेशन, न्यूमेरिकल प्लस कंसेप्चुअल, यानी ये कॉम्बो है। क्वेश्चन इटसेल्फ इज कॉम्बो, इसमें डेरिवेशन भी होगा, इसमें कंसेप्चुअल भी होगा और इसमें न्यूमेरिकल भी अटैच्ड होगा, मिलेगा आपको वहां पे। वेव ऑप्टिक्स में डेरिवेशन, डायग्राम एंड ग्राफ भी पूछा जा सकता है, आपको तैयार करके जाना है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरफेरेंस के लिए एज वेल एज डिफ्रैक्शन के लिए, तो ध्यान रहे। और ड्वेल नेचर में पक्का है, बिल्कुल पक्का है, ग्राफ आना ही आना है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आना ही आना है, न्यूमेरिकल भी आएगा, कंसेप्चुअल भी आएगा। तो इस तरह से ये कैटेगराइजेशन है, तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो इंपॉर्टेंट क्या क्या है, इंपॉर्टेंट कंटेंट डिफरेंट यूनिट्स में जिसके पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। ज्यादातर बच्चे ये जानना चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है, तो सीधा सा रूल है बच्चों, बहुत सिंपल सा। इंपॉर्टेंट क्या होता है? इंपॉर्टेंट वो होता है, इसको ऐसे समझते हैं हम, दूसरी तरह से समझते हैं। आप क्या चाहते हो, आपके कम नंबर आए या ज्यादा नंबर आए? क्या चाहते हो, ज्यादा नंबर या कम नंबर? तो जवाब है ज्यादा नंबर। आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं? ज्यादा नंबर। आपके टीचर्स क्या चाहते हैं? ज्यादा से ज्यादा नंबर आपके आए। सरकार क्या चाहती है? रिजल्ट अच्छे से अच्छा हो। तो वो कौन सा कंटेंट पेपर में डालेंगे? ऑब्वियसली जो आपने बार बार रिपीट किया है, जो आपको अच्छे से आता हो, वही कंटेंट डालेंगे। तो इस तरह से हम इंपॉर्टेंट जज कर सकते हैं, क्योंकि मोर देन 70% ऑफ पेपर इस टाइप से बना होता है। तो यहां आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में चैप्टर 8 जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेसिक आइडिया ऑफ डिटेल इन टेबल 8.1, ये चैप्टर नंबर 8 है और इसमें एक ही टेबल है जिसका नाम 8.1 है। तो उस टेबल में प्रोडक्शन और प्रॉपर्टीज से रिलेटेड डिटेल दी हुई है, ईएम वेव से रिलेटेड। सो वो आपको तैयार करनी है, उसमें से 2 नंबर या 3 नंबर का आपको क्वेश्चन मिल सकता है। और आपको इक्वेशन ऑफ ईएमडब्ल्यू, जिसमें रिलेशन ई और बी के बीच आपको क्लियर होना चाहिए, वो आपको तैयार करना है। इसके बाद बात करते हैं बच्चों ऑप्टिक्स, यानी रे ऑप्टिक्स की। तो 7 से 11 नंबर का कंटेंट, वैसे पूरा ऑप्टिक्स बोले तो 14 नंबर और 7 से 11 नंबर, क्योंकि वो जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है अगर इसमें से आ गया तो 7 से सीधे ये जाएगा 11 पर। तो क्या क्या आपको तैयार करना है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन, ये आपको तैयार करना है। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, ये सब फैमिलियर टॉपिक है, आपको समझ में आ रहे होंगे। थिन लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ ए लेंस, देन कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट, साथ में वेटेज दिया हुआ है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, ये सब आपको तैयार करना है बच्चों। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कलर कोडिंग भी है इसमें, जो ज्यादा डार्क कलर है, रेड में दिया हुआ है, माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टाइप और उनकी मैग्नीफाइंग पावर। तो इस पर क्वेश्चन मिलने वाला है, ये पक्का है। चैप्टर 10 पे आते हैं बच्चों, वेव ऑप्टिक्स। तो वो फिर से 3 से 7 नंबर का ये कंटेंट है। इसमें आपको प्रूव करना आना चाहिए हाइगन थ्योरी से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज वेल एज रिफ्रैक्शन, तो वो आना चाहिए आपको। इंटरफेरेंस, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, ये निकालना आना चाहिए। डिफ्रैक्शन ड्यू टू ए सिंगल स्लिट, बड़ा क्वेश्चन बनता है, आपको पता है डेरिवेशन। और विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, उसमें छोटा सा डेरिवेशन लास्ट में होता है। सो ये सब आपको वेव ऑप्टिक्स में से प्रिपेयर करना है। सो बी अवेयर ऑफ ऑल दिस कंटेंट, प्रैक्टिस कर करके इसको सबको तैयार कर लीजिए। ड्वेल नेचर की बात करते हैं बच्चों, 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आपको मिलेंगे। ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन इस चैप्टर में से। तो क्या क्या मिलने वाला है वो देखिए। हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल स्टडी, वहां एक डायग्राम दिया हुआ है। फिर 3 ग्राफ और एक चौथा ग्राफ और है, वो चारों ग्राफ आपको तैयार करने हैं। आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करते हुए, और इसके बेसिस पे लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन आपको तैयार करने हैं। एटम्स एंड न्यूक्लियाई की बात करें, ट्रेडिशनल चैप्टर है, ट्रेडिशनल क्वेश्चंस इसमें से आते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, वैसे ही आप देखेंगे। तो 4 नंबर का जो कंटेंट है उसमें अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो कि रदरफोर्ड
के स्टूडेंट्स गीगर और मार्सडन ने किया था वो, फिर रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, उसके क्या ड्रॉबैक थे, क्या पोस्टुलेट थे, बोर मॉडल, 3 पोस्टुलेट फिजिक्स में सिर्फ, वो तीनों लाइन से फर्स्ट सेकंड थर्ड वो आपको तैयार करने हैं। डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन सेकंड पोस्टुलेट यानी mvr इक्वल टू NH/2π के लिए वो तैयार करेंगे। एनर्जी लेवल्स उसका डायग्राम तैयार करेंगे और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रल सीरीज। ध्यान रहे अगर H अल्फा क्वेश्चन आता है तो आपको बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन बतानी है। न्यूक्लियाई पे आते हैं बच्चों, अप्रॉक्सीमेटली 4 नंबर के सवाल न्यूक्लियाई में वो पूछने वाले हैं। तो क्या क्या न्यूक्लियाई में इंपॉर्टेंट है, अभी तक वो जो ग्राफ पूछते थे वो अब नहीं आएगा। कौन सा ग्राफ? जो अभी मैंने बताया था, यानी बाइंडिंग एनर्जी कर्व, वो आपको तैयार नहीं करना है। आपको तैयार करना है न्यूक्लियर डेंसिटी। ये आर्टिकल अच्छे से तैयार करना है कि न्यूक्लियर डेंसिटी इंडिपेंडेंट होती है 2.3 × 10⁻17 kg/m3। ऑर्डिनरी मैटर से कंपेयर करेंगे, नहीं वाटर से कंपेयर करेंगे तो 10⁻14 टाइम्स निकलेगी, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 10⁻3 है। आपको तैयार करने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स विद ग्राफ। 2 न्यूक्लियन के बीच की डिस्टेंस चेंज करने पे कैसे एनर्जी चेंज होती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करते हैं, एग्जैक्टली 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। तो क्या क्या आपको तैयार करना है, क्या इंपॉर्टेंट कंटेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें रेक्टिफायर, पर उससे पहले आपको एनर्जी बैंड डायग्राम उसको देखना है, उसको समझ उसकी आपको डेवलप करनी है। देन डायोड एज रेक्टिफायर, फुल वेव, हाफ वेव, दोनों आपको अच्छे से तैयार करने हैं। और आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा फोटो डायोड पर या एलईडी पर या सोलर सेल पर। तो जो 3 सॉल्ट एग्जांपल हैं जो इन पर बेस्ड हैं वो अच्छे से तैयार कर लें आप, और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके सिंबल्स, उन पर गौर करें कैसे सिंबल बनाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट, स्पेशल फॉर टर्म 2, इसकी अगर हम बात करें दिस टाइम, आपको पता है 2 घंटे ड्यूरेशन है और आपको सिर्फ 12 सवाल करने हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने होंगे। बच्चों अभी तक सीबीएसई में आपको यह सलाह दी जाती थी, मैं भी लास्ट ईयर तक यही कहता था बच्चों को कि टू दी पॉइंट लिख कर आओ, एक्स्ट्रा डिटेल सीबीएसई में नहीं लिखने की होती, स्टेट बोर्ड में लिखने की होती है। पर इस साल जो सैंपल पेपर के सॉल्यूशन सीबीएसई ने इशू किए हैं उसके बेसिस पर क्लियर कट हमको इंडिकेशन मिल रहा है कि आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। लास्ट ईयर तक अगर आपसे पूछा जाता व्हाट इज योर नेम, तो आपका आंसर था सपोज विवेक तापड़िया, जो कि मेरा नाम है, और आपको पूरे नंबर मिल जाते थे खाली इतना बताने के लिए। पर इस बार जब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज योर नेम, तो साथ साथ में आपको एडिशनल डिटेल वहां पर लिखनी है। विवेक माय नेम इज, यानी क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको भी यूज करना है। माय नेम इज विवेक तापड़िया एंड आई एम टीचिंग फिजिक्स सिंस 1992। एडिशनल डिटेल लिखनी होगी पूरे नंबर के लिए। पर साथ में ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर देना है। जब भी आप डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखेंगे, लिखना डिस्क्रिप्टिव है, कारण मैंने आपको समझा दिया, 2 घंटे हैं और 12 सवाल हैं सिर्फ। आपको एमसीक्यू के आंसर्स भी डिटेल में लिखने हैं, एबीसीडी लिखने के साथ साथ, क्योंकि यही पैटर्न सीबीएसई ने दिया है। तो कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हुए चलेंगे, ये आदत में लाना है। नेक्स्ट, यू मस्ट लर्न हाउ टू यूज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। बच्चों अभी तक सिर्फ केमिस्ट्री के पेपर में जरूरत पड़ती थी, अभी फिजिक्स में भी जरूरत पड़ेगी। ऑन डिमांड जब आप वहां डिमांड करेंगे तो आपको ये टेबल्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। फाइंडिंग डायरेक्ट एंड इनवर्स वैल्यूज, तो आपको पता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनकी वैल्यूज निकालने के लिए आपको टेबल देखना आना चाहिए। कैलकुलेटर से नहीं निकाल पाएंगे, कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड देयर, सो बी अवेयर ऑफ दिस। यू मस्ट राइट द वाई पार्ट। क्वेश्चन में जस्टिफाई वर्ड हो ना हो डजंट मैटर, आपको जस्टिफिकेशन लिखना ही लिखना है along with the answer whether it is asked or not in the question। यानी क्यों ऐसा है वो लिखकर आना है। जैसे अब देखेंगे पहला जो क्वेश्चन है सैंपल पेपर में, उसमें पूछा भाई एंटीमनी मिलाएंगे तो कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा। अब जवाब बनता है खाली एन टाइप, तो एन टाइप होकर बात खत्म हो जानी चाहिए थी, पर उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है एन टाइप बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि एंटीमनी पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है। तो पूरी बात वहां पे आप देखेंगे सैंपल पेपर में। तो जिस तरह से उन्होंने बताया है वैसे ही हमें आंसर्स लिखने हैं, ये मेरा लॉजिक है जो आपको ध्यान रखना है। इस बार चेंज है सीबीएसई में, यही चेंज है। इन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नंबर 12 यू शुड राइट द एक्सप्लेनेशन आल्सो अलॉन्ग विद एमसीक्यू आंसर। तो ये ध्यान रखना बच्चों ये बात। गेट रेडी फॉर वन न्यूमेरिकल विद लेंथी कैलकुलेशन। ऐसा एक न्यूमेरिकल आपको मिलेगा जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो तरीका क्या है, अगर बीच में कहीं आपने उसको अटेम्प्ट कर लिया है तो वहीं पर पूरा कंप्लीट करने की बजाय
अभी जगह छोड़कर आगे बढ़ जाओ, बाकी क्वेश्चन सारे खत्म कर लो, उसके बाद आकर उस लेंथी कैलकुलेशन को सॉल्व करना। ये बेटर रहेगा, बेटर अप्रोच ये रहेगी अगर आप ऐसा करते हैं। यू मस्ट अटेम्प्ट एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट फॉर प्रैक्टिस, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक मॉक टेस्ट तो हम एलन की तरफ से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरा सैंपल पेपर सीबीएसई ने दे दिया है। एक मॉक टेस्ट बहुत बेहतर रहेगा अगर दोनों पेपर पैटर्न देखकर खुद आप अपने लिए क्वेश्चन पेपर बनाएं, तो आप पेपर सेटर के माइंड सेट को भी समझ पाएंगे। तो कम से कम 3 मॉक टेस्ट आपको 2 घंटा टाइम तीनों के लिए अलग अलग निकालकर अटेम्प्ट करने हैं। उसी से आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस होगी और टाइमिंग की पूरी जानकारी आपके हिसाब से वो आप सेट कर सकते हो स्टॉप वॉच लेकर। किस सीक्वेंस में आपको अटेम्प्ट करना है उसकी बात कर लेते हैं बच्चों। पेपर इस बार फिजिक्स का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको जो 12वां सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 उसे सबसे पहले करना है, जो कि एक एमसीक्यू है। सबसे पहले आप ये क्वेश्चन नंबर 12 कीजिए एमसीक्यू, क्योंकि एमसीक्यू इजी रहेगा आपके लिए और आपने काफी प्रैक्टिस की, जो बच्चे कंपटीशन के लिए तैयार कर रहे हैं उन्होंने, तो सबसे पहले इसे। फिर आपको वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जिसमें चॉइस है, और उसमें भी प्रिफर करेंगे कि 2 नंबर वाला जो है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें चॉइस आपको मिलने वाली है वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें। उसके बाद बाकी जो 3 नंबर वाले जो 2 क्वेश्चन और हैं जिसमें चॉइस है, तो वो 3 नंबर वाले क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें जिसमें चॉइस है। चॉइस में वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन हैं उनमें से कोई सा एक ही करना है आपको, और डेफिनेटली एक बेहतर आता होगा, अच्छे तरीके से आपको आता होगा, तो ऐसा आपको करना है एग्जाम के दौरान। उसके बाद आपकी चॉइस है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। राइट दोज आंसर्स विद विच यू आर वेल फैमिलियर। जो आपको बहुत अच्छे से आता है उसको पहले करना है, जो कम अच्छे से आता है उसको लास्ट में करना है। ये रूल तो आप जानते ही हैं। तो ये सीक्वेंस रहेगा, ये स्ट्रेटेजी हमारी रहेगी फिजिक्स पेपर अटेम्प्ट करने की। अब बात करते हैं बच्चों कॉमन मिसकंसेप्शन और मिस्टेक्स जो हो जाती हैं, करना तो नहीं चाहते, हो जाती हैं। जैसे यहां पर अगर कोई ग्राफ पूछा है तो आपको क्लियर कट मेंशन करना है ग्राफ में कि वाई एक्सिस पर कौन सी क्वांटिटी है, एक्स एक्सिस पर कौन सी क्वांटिटी है। यू मस्ट मेंशन दैट, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। इवन यहां तक कि आपको यह भी मेंशन करना चाहिए इसकी यूनिट क्या और इसकी यूनिट क्या, यह भी आपको मेंशन करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यूनिट की प्रैक्टिस अगर कम है तो अभी से कर लीजिए। यूनिट लिखना जरूरी है, नहीं तो यूनिट नहीं लिखने का आधा नंबर कट जाता है, आप देख रहे हैं। हाँ, ये एक अच्छी बात है कि अगर 3 सवालों में आपने यूनिट नहीं लिखी है तो कुल मिलाकर आधा ही कटेगा। बोर्ड की तरफ से गाइडलाइन है कि सेम मिस्टेक के लिए बार बार आपको पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, यानी 1.5 नंबर नहीं कटेगा। ये समझने की बात है। रे डायग्राम जब आप बनाएंगे रे ऑप्टिक्स में, तो एरो लगाना जरूरी है। अगर एरो नहीं लगाते हैं तो उस रे डायग्राम को इनवैलिड मान लिया जाता है। रे किधर से किधर जा रही है, एरो लगाकर जरूर दिखाएं। सिंबल्स प्रॉपर बनाएं, जैसे यहां पर लैम्डा प्रॉपर दिखना चाहिए। अगर न्यूट्रॉन का सिंबल है तो N01, इलेक्ट्रॉन का सिंबल है तो E-10 वगैरह वगैरह, जो भी सिंबल्स हैं वो ठीक से होने चाहिए। फ्रीक्वेंसी का न्यू, जिससे कि एग्जामिनर पहचान सके, क्योंकि वहां पर अगर गलत है सिंबल, इंटरप्रिटेशन गलत चलेगा तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन कैन मेक यू एलिजिबल फॉर मार्क्स। सेम थिंग, सिंबल्स शुड बी प्रॉपर। डायरेक्शन बेस्ड एम्बिग्युइटी कुछ रहती है बच्चों को। साइन कन्वेंशन ऑप्टिक्स में क्यों लगाते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, पहले से सीख कर जाएं, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त दोबारा आपको साइन कन्वेंशन लगाना होगा। डायरेक्शन कैसे प्रेडिक्ट करते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में, EMW के लिए स्पेशली सीख कर जाएं कंसेप्ट कि kz माइनस ओमेगा टी है तो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, z डायरेक्शन में, पॉजिटिव z डायरेक्शन में। kx माइनस ओमेगा टी हो तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में, kx प्लस ओमेगा टी हुआ तो नेगेटिव x डायरेक्शन में। ये आपको क्लियर होना चाहिए। कई बार बच्चों से सवाल में पूछा जाता है कि हमने कुछ चेंज किया। फॉर एग्जाम्पल, हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², आपसे पूछा मास को डबल कर दिया, काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा। एक बच्चे ने लिखा गेट अफेक्टेड, नंबर नहीं मिलने वाले हैं, समझ लेना। दूसरे बच्चे ने लिखा फॉर्मूला लिख दिया, एग्जामिनर खुद प्रेडिक्ट करके निकाल ले कि क्या होगा, बच्चों नंबर नहीं मिलेगा। तीसरे बच्चे ने लिखा गेट डिस्टर्ब, इसमें भी नंबर नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली बात है। अगर न्यूमेरिकल टर्म्स में आपको दिया हुआ है कि मास को डबल किया है तो आपको लिखना पड़ेगा कि काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। यू मस्ट राइट दैट। तो हम यूं कहेंगे बच्चों, जैसा देश वैसा भेष, यानी क्वेश्चन का फॉर्मेट जैसा होगा वैसा आपको आंसर लिखना होगा। आपको ध्यान रखना है कहीं ओवर राइटिंग हो गई है तो उसको सिंगल लाइन से काट कर दोबारा से ऊपर नीचे जहां भी जगह है वहां पर उसको रिपीट करके लिख दें। उसी में कुछ
ओवरराइट करने की कोशिश ना करें, बिकॉज ओवरराइटिंग एंटरटेन नहीं की जाती है बोर्ड एग्जाम में। कुछ बच्चे इंटरनल सीक्वेंस फॉलो नहीं करते। इंटरनल सीक्वेंस का सीधा सीधा मतलब है, क्वेश्चन नंबर 8 है, आपने आंसर 8 लिखा, सबसे पहले ए पार्ट होना चाहिए, उसके बाद बी पार्ट होना चाहिए, और सी पार्ट है तो वो उसके बाद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 8 लगाकर सी पार्ट पहले कर दिया, बी बाद में, ए बाद में, ये नहीं चलेगा। वो आपकी चॉइस है कि आप क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 8 से पहले करना चाहते हैं, इट इज क्वाइट ओके, बट जो ABC उसके जो सब पार्ट हैं वो सीक्वेंस में और एक ही जगह पर करने होंगे। ऐसा भी नहीं कर सकते आप कि क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट यहां कर दिया, फिर उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया, फिर आप क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट कर रहे हैं। तो ध्यान रखें, इंटरनल सीक्वेंस ब्रेक नहीं कर सकते और साथ में होने चाहिए। नॉर्मलाइज योरसेल्फ बाय अल्फा ब्रीदिंग। जब भी आपको लग रहा है कि आपको घबराहट हो रही है, नर्वसनेस हो रही है, तो आपको क्या करना है, गहरी सांस, टेक डीप ब्रीथ, ऐसे। उससे क्या होगा, इस तरह की गलतियां करने से बचेंगे। जैसे 9 - 7.5 आप जानते हैं कितना होता है, और इसमें 2.5। तो सिली मिस्टेक्स जो हमसे हो जाती हैं उनसे बचने का यही तरीका है। अल्फा ब्रीदिंग को अपनी प्रैक्टिस में लाएं। तो अल्फा ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको जरूर करनी है बच्चों, एग्जाम से पहले भी करनी है, गहरी सांस लेनी है। और ये एक्टिविटी बिल्कुल मत करके आना, नोट कर लो बच्चों, नेवर राइट सच स्टेटमेंट्स इन योर एग्जाम पेपर। नहीं आता है कृपया करके नंबर दे दें, भगवान आपके बच्चे को सुखी रखेंगे। ऐसा करके आप सिंपैथी गेन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास दूसरी स्ट्रेटेजीज हैं। क्या स्ट्रेटेजीज हैं? इंस्टेड ऑफ दिस यू शुड यूज सम हेल्दी स्ट्रेटेजी। मैं एक स्ट्रेटेजी आपसे शेयर कर रहा हूं। तो क्या करना है आपको बच्चों, 12 क्वेश्चन का ये पेपर है। 2 क्वेश्चन में जिनमें आप बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट हैं, जितना पूछा है उससे थोड़ा ज्यादा लिख कर आए, ज्यादा लिख कर आए, ज्यादा एक्सप्लेन करके आए। क्या फायदा होगा? आज की दुनिया में आप जानते हो कोई किसी का एहसान नहीं रखता। अगर आज आपने अपने दोस्तों को कचौरी समोसा खिलाया है या फिर जूस पिलाया, तो कुछ दिनों में, 3-4 दिनों में वो भी कोशिश करेगा आपको वापस रिटर्न आपके लिए पैसे खर्च करके कचौरी समोसा खिलाने की या जूस पिलाने की। तो सिमिलरली आप सोचकर देखिए, अगर आपने 2 सवालों में जिसमें आपको बहुत अच्छे से आता है, तो आपने क्या किया, ज्यादा लिख दिया एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए। तो किसी सवाल में अगर आपको कम आता था, उसमें अगर कम भी लिखा है, तो वहां आपके नंबर नहीं कटेंगे बच्चों। ये स्ट्रेटेजी है। यानी एग्जामिनर चाहेगा कंपेंसेट करना, क्योंकि उसने देखा है कि बच्चे को पहले काफी अच्छे से आता है, उसने ज्यादा लिखा है, तो एग्जामिनर वहां कंपेंसेट करना चाहेगा उसको और आपको नंबर दे देगा। ये ह्यूमन नेचर है। सो हम इसका फायदा उठाकर अपने एग्जाम में ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो दैट्स ऑल बच्चों, आपको गाइडेंस सेशन के बाद तैयार रहना है। जो हमारा जो टेस्ट होगा, तो टेस्ट के सॉल्यूशन में फिर से हम ये सारी चीजें जो है टेस्ट के सॉल्यूशन में कैसे लिखना है वगैरह वगैरह, जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं वो सब डिस्कस करने वाले हैं। सो बी रेडी फॉर दैट। टिल देन, हैप्पी लर्निंग। अब एलन के साथ तैयारी सक्सेस की।